गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलीमर के थर्ड लेक्चर में हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों आपने ये सीखा कि हम एक पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई करते हैं और स्पेशली एक चीज़ जो आपको पता चली कि एडिशन पॉलीमर की जो मैकेनिज्म है उसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। अब जो चेन ग्रोथ पॉलीमर मैकेनिज्म है बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कन्वे करते हैं, यानी जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पर सबसे बड़ी बात बेटा जो आपने वहां पर ये सीखा कि चेन ग्रोथ पॉलीमर की जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसमें जनरली फंक्शनैलिटी को जोड़ने वाली स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बिल्कुल माइनर होता है या नहीं होता। हमने ये वहां पर सीखा था कि अगर कहीं पर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो फंक्शनैलिटी को जो मेंटेन करने वाली, शो करने वाली स्पीसीज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। आज के लेक्चर में बेटा हमें इस बात को डिस्कस करना है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये फंक्शनैलिटी को शो करने वाली स्पीसीज हैं इनमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो या कॉन्क्लूसिवली हम ये पता लगा सकें कि इनमें वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और उसी बेसिस पे बेटा हम ये कहते हैं कि जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है वो केवल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता, बल्कि इसके दो और मेथड्स होते हैं बेटा हमारे पास, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर है कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन। अब आ जाइए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा कि कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन कब होगा। देखो बेटा जब आप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे तो जो मेन फोकस था वो आपका यहाँ था कि जो ये स्पीसीज होती हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। जनरली जो इस कार्बन से अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क नहीं आएगा, तो कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही इक्वल हो जाएगी। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बेटा वहां होता है कि जहां पर हम एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को कार्बन चेन से अटैच्ड हुआ देखते हैं, अटैच्ड हुआ मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, जैसे कि मान लीजिए CH3। दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं बेटा, इस CH3 की जगह पर आप C2H5 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आराम से समझिएगा, इनको बेटा हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं बच्चों, ऐसी स्पीसीज जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी नहीं होती। जैसे यहां पर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन से कहीं ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है ना कि एक्सेप्ट करने की। तो ये कार्बन किसी और से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि इन हाइड्रोजन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसीलिए बेटा हमने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज बोला। तो बिल्कुल ध्यान से बात को समझिएगा कि वहां ऐसे मोनोमर्स बेटा कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, तो वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू एडिशन पॉलीमर बना सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि बेशक यहां आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करवा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई मोनोमर नहीं बेटा, ऐसा कोई मोनोमर नहीं है जो एडिशन पॉलीमराइजेशन देता हो और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ना देता हो। मतलब यहां पर आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से इसका पॉलीमर बना सकते हो, लेकिन फिर भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा। लास्ट वीडियो में ये आपने सीखा था कि कमर्शियली बेटा हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही प्रेफर करते हैं। यहां तो इसकी ये जो कंडीशन है वो कंडीशन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए इसको प्रमोट कर रही है। क्लियर हो गया सभी को? तो आ जाइए बेटा, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा है कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन वहां होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इस वर्ड पे फोकस करिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अटैच्ड होती है। किससे अटैच होती है? उस कार्बन से जो फंक्शनैलिटी को प्रेजेंट कर रहा है। कौन कौन हो सकते हैं बेटा इसमें? जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
नेचर की होती है वो यहाँ पर फंक्शनलिटी वाले कार्बन से अटैच हो सकती है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, प्रीवियस वीडियो में ही बेटा हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जब हम एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब भी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराते हैं तो हमें एक इनिशिएटर की जरूरत होती है, और ये इनिशिएटर बेटा जनरली कौन होते हैं कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे सकें, जैसे बेंजेनॉइल पेरोक्साइड, डाई ऑक्सीजन, इनको आपने बेटा वहां देखा था कि इनिशिएटर के फॉर्म में अवेलेबल। जब आप कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन करवाते हो बच्चों, तो इसके लिए आप जो कॉमन इनिशिएटर यूज करते हो वो जनरली क्या होते हैं, एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम हाइड्रोजन आयन को किसी ऐसे मोनोमर से रिएक्ट कराते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर रख रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो खुद क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन। तो ध्यान रखिएगा जो ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है, यहां हम कार्बोकैटायन बनाने के लिए जाते हैं बच्चों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जब आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवा रहे थे तो इस कार्बन में आप फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप करवाने की कोशिश करते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होने की वजह से उस मैकेनिज्म को आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नाम देते। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है बेटा, कार्बोकैटायन बनाना है, और कार्बोकैटायन तभी बन सकता है कि जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सकता है, H+ जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। इसीलिए बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि H2SO4, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ये सब बेटा यहाँ पर एक कैटलिस्ट का के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कॉमन इनिशिएटर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, HCl H2SO4, HNA3 बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन H2SO4 और HCl इसके लिए एक प्रॉपर और रिलेवेंट कॉमन इनिशिएटर समझे जाएंगे। अब बेटा मैंने आपको बोला कि इस कॉमन इनिशिएटर का यहां पर काम है इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन से विड्रॉ करना और उस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करवाना। तो इसका मतलब हर लेविस एसिड बच्चों, हर एक लेविस एसिड, उसमें भी तो यही प्रॉपर्टी होती है। लेविस एसिड भी ऐसी चीजें होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करवाती हैं, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करवाती हैं। लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब लेविस एसिड भी कार्बोकैटायन बनाने में कैपेबल है, तो लेविस एसिड्स को भी बेटा कॉमन इनिशिएटर के फॉर्म में आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? थर्ड पॉइंट की तरफ बेटा मूव करेंगे, और थर्ड पॉइंट देखो क्या होता है कि जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है इसमें जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बच्चों जितना स्टेबल आप बना सकते हो उतना ही स्टेबल, उतनी ही बढ़िया कैटायनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं, आपके पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा कंपाउंड आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां पर बेटा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये बेटर कैटायन बना सकता है। ये 2 डिग्री कार्बन है, बेटर कैटायन बना सकता है बजाय कि यहां। क्लियर हो गई बात? इसीलिए बेटा ये ज्यादा स्टेबल कैटायनिक पॉलीमराइजेशन देगा। क्लियर हो गई? ये तीनों पॉइंट्स बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। इसको अच्छी तरह से पूरा समझने के लिए बेटा आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा हम कई बार मिस कर देते हैं वीडियो स्किप करते हुए। तो ध्यान से समझिएगा, चेन इनिशिएशन स्टेप की बेटा हम बात कर रहे हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप बेटा शुरुआत होगी उस एसिड से जिसको आपने यहां पर कॉमन इनिशिएटर फॉर्म में यूज किया है। अब आपने बच्चों यहां अगर H2SO4 ले रखा था और ये H2SO4 कंसंट्रेटेड था, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन थी मान लीजिए मोर देन 50% थी, तो डेफिनेटली बच्चों ये कंसंट्रेटेड है, उसके बाद भी आयंस में ब्रेक होगा, क्योंकि हर एक एसिड या बेस बच्चों जैसे ही अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहां ये H2SO4 H+ और HSO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा।
यहां बच्चों जो आपको H प्लस मिला है, ध्यान से बात को समझिएगा, ये जो H प्लस यहां पर आपको मिला है बच्चों, ये उस मोनोमर से रिएक्ट करेगा कि जिसका आप पॉलीमराइजेशन करवाने वाले हैं। यहां पर बेटा ये जो मैंने D लिखा है, इस D का मतलब क्या है, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा इसको हम यहां बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, तो ये क्या कर रहा है, इस कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है। इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में है, तो इसका मतलब बच्चों ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इजीली कर भी लेगा क्योंकि CH में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से बच्चों ये CH ने अपने इलेक्ट्रॉन को H प्लस की तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अभी आपको यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आपने CH से दिया है, तो ये जो CH2 है बच्चों ये CH3 बन गया। इस CH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। बेटा रिएक्शन की शुरुआत हो चुकी है, यहां से चेन के बनने की शुरुआत हो जाती है, पॉलीमराइजेशन चेन बनने लग गई है बच्चों यहां से, इसीलिए बेटा हम इसको चेन इनिशिएशन स्टेप का नाम देते हैं। जब ये चेन बेटा आगे प्रोपगेट करती है, ये चेन प्रोपगेट करके और लॉन्ग चेन में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम नाम देते हैं प्रोपगेशन स्टेप का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो प्रोपगेशन स्टेप या प्रोपगेटिंग स्टेप ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो प्रोपगेशन स्टेप में बच्चों देखो क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन आपके पास बना है CH3CH पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा क्या करता है, ध्यान से समझना, सेम वही मैकेनिज्म करना शो करना स्टार्ट करता है जो आपने इनिशिएशन स्टेप में देखा है। मतलब आपके पास यहां जो दूसरा मोनोमर है कुछ इस तरह से, वो बेटा अब इससे रेगुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा, यानी अब इनके बीच में बेटा रेगुलर बॉन्डिंग होती जाएगी, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता जाएगा CH3। यहां CH बेटा ये जो है ये CH किससे अटैच हो गया, इस CH2 के साथ। क्लियर हो गया सभी को। बाद में बेटा आपके पास CH है जो अब कार्बोकैटायन बना देगा और इसके साथ बेटा ये ग्रुप। तो देखिए लॉन्ग चेन फर्स्ट आपके पास बन चुकी है, ये लॉन्ग चेन मतलब इसका प्रोपगेशन स्टार्ट हो गया, ये चेन फर्स्ट बन गई। लेकिन ये प्रोपगेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको बच्चों बहुत लंबी चेन नहीं मिल जाती कि जिसका मॉलिक्यूलर मास 10⁻³ से ज्यादा ना हो जाए। तो अब देखो क्या होगा, अगर मान लो बच्चों हमने n मॉलिक्यूल ले रखे हैं इस CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इसके हमने n मॉलिक्यूल ले रखे हैं तो इसका मतलब बच्चों हमें जो अब प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ कैसा मिलेगा, CH3CHD। इससे बेटा बहुत सारे n मॉलिक्यूल ऑफ CH2CHD आकर अटैच हो गए, मैं इसीलिए इनको n मॉलिक्यूल में लिख देता हूं और लास्ट में दोबारा लिखूंगा CH2CH पॉजिटिव चार्ज, D फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्लियर हो गई बात बेटा। ऐसे करके बेटा हमें लॉन्ग चेन मिल जाती है, ये ऑलमोस्ट पॉलीमराइज चेन है, बस अब हमें इसको टर्मिनेट करना है, इसके अटैचमेंट प्रोसेस को रोक देना है क्योंकि पॉलीमर तो हमें मिल ही गया, m मॉलिक्यूल बेटा आगे जुड़ गए, इसका मॉलिक्यूलर मास 10⁻³ से भी ज्यादा हो चुका है। अब इसको हमें बस बेटा टर्मिनेट करना है, इस चेन की प्रोसेस को हमें रोकना है, चेन रिएक्शन को रोक देना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा, जब आपने चेन इनिशिएशन किया था तो आपने हाइड्रोजन को ऐड किया था, ध्यान से बात को समझिएगा, जब आपने चेन इनिशिएशन किया था तो आपने हाइड्रोजन को ऐड किया था, चेन इनिशिएशन प्रोसेस में आपने हाइड्रोजन को ऐड करके मैकेनिज्म की शुरुआत किया था। जब आप बेटा टर्मिनेशन स्टेप में आते हो, जब इस चेन को आप टर्मिनेट करते हो, फाइनल पॉलीमर जब आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हो, उस प्रोसेस का, इनिशिएशन प्रोसेस का ठीक अपोजिट, मतलब वहां पर बच्चों आपने हाइड्रोजन H+ आयन को इसमें ऐड किया था और यहां आपको हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। बेटा हाइड्रोजन को रिमूव करवाने की प्रोसेस को ही हम डीप्रोटोनेशन बोलते हैं, यानी जब आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करवा रहे होते हो तो टर्मिनेशन स्टेप डीप्रोटोनेशन स्टेप होता है। कैसे होता है, आ जाइए इसको देखते हैं। CH3CHD, CH2CH, अगेन D, D फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, K
कि मॉलिक्यूलरिटी NCH2CH पॉजिटिव चार्ज D। और यहां पर बेटा ध्यान से बात को समझिएगा, जो ये हाइड्रोजन आप देख रहे हो कहां, सेकेंड लास्ट कार्बन में, अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन में, बीटा कार्बन में, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, किसको डोनेट करेगा, वहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये इस हाइड्रोजन को रिपेल कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो जो हाइड्रोजन को बनाने वाला, कार्बन से ऐड करने वाला ये बॉन्ड है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन कहां ट्रांसफर करेगा, CH। तो जैसे ही बेटा ये CH में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ध्यान से बात को समझिएगा, इस CH का तो पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। और यहां बेटा एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहा इस कार्बन में, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। तो इन दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये चेन कुछ इस तरह से बेटा टर्मिनेट हो जाएगी, CH3CHD, अगेन CH2CHD, N मॉलिक्यूल, देन CH डबल बॉन्ड CHD। क्लियर बेटा, ये आपको एक पॉलीमर मिल चुका है, और यहां से क्या रिलीज हुआ है, H प्लस रिलीज हुआ है। ये H प्लस बेटा चाहे तो हम दोबारा उस HSO4 से रिएक्ट करवा के इसको और H2SO4 को बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहां से बेटा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू ऐसे हमें पॉलीमर मिलता है। ध्यान रखिएगा, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन वहीं पर होगा कि जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, लेकिन फिर भी कमर्शियली सबसे ज्यादा प्रिफर करने वाला, प्रिफर्ड जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। क्लियर हो गया सभी को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बेटा हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एनायोनाइजेशन मैकेनिज्म सीखते हैं। फाइन बच्चों, तो अब तक हमने ये सीख लिया है कि अगर हमारे पास मोनोमर में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो हम उसको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और उसके लिए जरूरी चीजें क्या होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, हमने उसकी मैकेनिज्म को जाना। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बच्चों फ्री रेडिकल और कैटायनिक के अलावा एक और तरीके से हो सकता है, दैट इज एनायनिक पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। जैसे आपने देखा बेटा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप करवाते थे मोनोमर की चेन में। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने कार्बन में कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश किया, कार्बोकैटायन बनाया। लेकिन जब आप एनायोनिक पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से बेटा आपको बनाना होता है कार्ब एनायन। मतलब जब जब आप कार्ब एनायन बना के पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, जब जब पॉलीमराइजेशन का जो बेस है वो एक कार्ब एनायन होगा, उसको बेटा हम एनायोनिक पॉलीमराइजेशन में क्लासिफाई करेंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा, जितना ज्यादा ये कार्ब एनायन स्टेबल होगा उतना बढ़िया एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए बेटा ये कैपेबल होगा, उतना स्ट्रांगली ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन दे सकता है। ठीक वैसे ही कि जैसे कार्बोकैटायन स्टेबल होने पर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता था। ठीक है, स्टेबिलिटी बेटा फैक्टर हो गई यहां पर कि मतलब कार्ब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा कार्ब एनायनिक पॉलीमराइजेशन की स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट बच्चों आपने क्या सीखा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर कि वहां पर आप कॉमन इनिशिएटर जो यूज करते हो वो फ्री रेडिकल बनाने के लिए कैपेबल होता है। जब आपने बच्चों कैटायनिक पॉलीमराइजेशन सीखा तो वहां पर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड या लेविस एसिड को इस्तेमाल किया पॉलीमराइजेशन के लिए। यहां बच्चों जब आप एनायोनिक पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो आपके पास जो इनिशिएटर के फॉर्म में अवेलेबल होंगे वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं जैसे NaOH, पोटेशियम। लेविस बेस का भी बेटा आप यूज कर सकते हो, जैसे अमोनिया भी बेटा यहाँ इनिशिएटर के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजों बच्चों हम यूज कर सकते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर के फॉर्म। फोर्थ पॉइंट बच्चों जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि कार्ब एनायन हम बनाएं कैसे। ये तो क्लियर हो गया कि कार्ब एनायन एनायनिक पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगा, कार्ब एनायन का हम एनायनिक पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, लेकिन ये कार्ब एनायन हम बनाते कैसे हैं। तो आपने देखा था बच्चों कि जब आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करवा रहे थे तो आपकी कोशिश ये होती थी कि इस कार्बन में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो,
यहाँ ठीक अपोजिट हो जाता है। अगर कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर बेटा एनायन कार्ब एनायन का बनना आसान हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाले मोनोमर इजीली एनायनिक पॉलीमराइजेशन देते हैं। क्लियर हो गई बात, आपको समझ आ गया? तो अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेटा होते कौन से हैं, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH आपके पास है बेटा, लेकिन इस CH में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो बेंजीन है। अब आपको पता है कि इस बेंजीन में बेटा टोटल 6 कार्बन हैं। ये 6 के 6 कार्बन बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। और 6 कार्बन बेटा आपने लगा दिए तो बेशक से बेटा ये दोनों कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हुए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बेंजीन रिंग से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब बेटा ये बेंजीन रिंग जो है यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर रखेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश करेगी। एक और एग्जांपल से बेटा इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है बच्चों एक्राइलोनाइट्राइल दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। अब यहां जो कार्बन है बेटा इट इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पेरियोडिक टेबल। पूरे पेरियोडिक टेबल का तीसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अपनी उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बेटा ये CH2 डबल बॉन्ड CH की चेन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना पसंद करेगा, मतलब CN भी यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर रखेगा। मतलब ऐसी सभी स्पीशीज बेटा कार्ब एनायन बनाएंगी और उनका पॉलीमराइजेशन एनायोनिक पॉलीमराइजेशन होगा। क्लियर हो गया सभी को? इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बेटा मैकेनिज्म सीखते हैं। अब बच्चों हमने यहां पर क्या देखा कि जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है उसके लिए इनिशिएटर हम या तो लेविस बेस या कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। चलिए हम यहां पर लेविस बेस को यूज कर रहे हैं इनिशिएटर के फॉर्म में NH3। ठीक है, इस अमोनिया की रिएक्शन में आप करवाने वाला हूं बेटा यहां पर मोनोमर के साथ, जो कैसा मोनोमर है कि जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसको मैं W से डिनोट कर रहा हूं। यहां W का मतलब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, यानी ये CH से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, तो मतलब अगर कहीं पर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस CH में टेंडेंसी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर ऐसा हुआ बच्चों, देखो अगर इस CH ने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये CH कार्ब एनायन बना लेगा, CH में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? यहां पर बेटा आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये जब इस इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये जो CH2 है बेटा उस फ्री इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये रियल में बेटा इसका कन्वर्जन कैसे होता है, ध्यान से बात को समझना। यहां पर ये कुछ इस फॉर्म में होगा और नाइट्रोजन ने बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस वजह से इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को रिपेल करता है, तो हाइड्रोजन ने उस पॉजिटिव चार्ज को डिसअपीयर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, H प्लस बनाकर बेटा वो यहां से लिबरेट हो गया और जो फाइनल आपको कंपाउंड मिला वो क्या मिला, NH2 CH2 CH नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब एक बार बेटा ये जो पूरी प्रोसेस है ये कंप्लीट हुई है, तो कैसे कंप्लीट हुई कि अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्ब एनायन बनाया, यानी रिएक्शन की शुरुआत हो गई। इसीलिए बेटा हम इसको इनिशिएटिंग स्टेप या चेन इनिशिएशन स्टेप के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? कार्ब एनायन बन गया बेटा, कार्ब एनायन बनाने के बाद हमें अब इस चेन को और ज्यादा प्रोपगेट करना है, एक लॉन्ग चेन बनाना है। इसीलिए बेटा अब आगे हम कहां पहुंच रहे हैं, प्रोपगेशन स्टेप में। हम प्रोपगेशन स्टेप की बात करने वाले हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा बच्चों कि जो आपने NH2 CH2 CH नेगेटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बना रखा है, ये इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा कि अब ये बेटा जो बचे हुए मोनोमर्स हैं उनके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करेगा। तो बेटा देखिए ये इलेक्ट्रॉन अब वहां पर डोनेट हुआ, एक बार फिर से बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन बना, यहां पर बना, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हुई। और बॉन्डिंग कैसे हुई कि NH2 CH2, यहां बेटा आपके पास CH के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच था, उसको आपने एज इट इज प्लेस कर दिया। उसकी अगले बॉन्डिंग बेटा किसके साथ हो गई, इस CH2 के साथ।
देन सिंगल बॉन्ड CH में है बेटा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये चेन प्रोपगेशन स्टेप बेटा कंटिन्यूअस ऐसे ही चलती जाती है। मान लीजिए आपने टोटल n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रखा था, तो इसका मतलब बेटा n मॉलिक्यूलरिटी वाली पॉलीमेरिक चेन आपको मिल जाएगी कुछ इस टाइप से, NH2 देन CH2 CHW अगेन बेटा CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज W। यहां मैं n लिख देता हूं जिसका मतलब हुआ कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी n है, देन CH2 CHW और इस CH में नेगेटिव चार्ज। बेटा n मॉलिक्यूलरिटी वाली आपको पॉलीमेरिक चेन मिल गई, मतलब जितने CH2 डबल बॉन्ड CH आपने यूज कर रखे थे उतनी लंबी बेटा चेन आपको यहां पर मिल चुकी है। तो फाइनल काम क्या है बेटा, इसको टर्मिनेट करना, इस चेन को टर्मिनेट करना, पॉलीमर को कंप्लीट करना। तो जैसे बेटा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर आपने ये देखा था कि वहां पर डीप्रोटोनेशन स्टेप हो रहा था, यहां पर टर्मिनेशन स्टेप जो होता है वो उसका ठीक अपोजिट प्रोटोनेशन स्टेप होता है। मतलब कि टर्मिनेशन स्टेप के अंदर आपको हाइड्रोजन आयन ऐड करना होता है। आइए देखते हैं, हमारे पास जो चेन है बच्चों वो कुछ इस तरह से है, NH2CH2CH के साथ ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, देन CH2CH के साथ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, n मॉलिक्यूल में इसमें लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक बहुत लंबी चेन है, देन सिंगल बॉन्ड CH में नेगेटिव चार्ज W। और अब बेटा मैं इसका प्रोटोनेशन करवाता हूं, मतलब इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं। तो देखिए बेटा जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये CH का नेगेटिव चार्ज क्या है, बाहर से एक्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये हाइड्रोजन आयन आ गया बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इससे कहीं ज्यादा होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो चेन टर्मिनेट होगी, और जो चेन टर्मिनेट होगी वो पूरी पॉलीमर बनेगी। कैसे, ये NH2 तक तो आपको डाउट है नहीं। इसके बाद क्या बना बेटा, CH2, ये भी आपको क्लियर है। फिर क्या आया, CH, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट आल्सो क्वाइट क्लियर टू यू। उसके बाद CH2 के साथ CH और उस CH में भी W, इट इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू आई थिंक, है ना। और लास्ट में बेटा जो आपको क्लियर करना है वो क्या है कि CH2 देन CH2W, है ना। और ये चेन बेटा यहां से टर्मिनेट हो गई, क्लियर हो गई बात। और ऐसे करके बेटा हम एनायनिक पॉलीमराइजेशन कंप्लीट करते हैं। आ गया सभी को समझ में। तो बेटा यहां से चेन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है, या ऐसा बोलिए आपकी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के साथ। थैंक यू।